आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कानूनों के बारे में जो जापान में तो बिल्कुल लीगल हैं, लेकिन इंडिया में और शायद दुनिया के कई देशों में गैर कानूनी। सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। इस वीडियो में हमारा फोकस है लॉ पे, जैसा कि कोर्ट्स द्वारा एक्सेप्टेड होता है, ना कि कल्चरल नॉर्म्स पे जो कि अलग हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8, कंसेंट की उम्र 13 साल। ये मुद्दा जापान में आजकल काफी चर्चा का विषय है। जापान में कंसेंट की उम्र यानी वो उम्र जब एक व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंसेंट देने के लिए कानूनी रूप से सक्षम माना जाता है सिर्फ 13 साल। दुनिया में सबसे कम उम्रों में से एक। ये कानून 1907 से चला आ रहा है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। कुछ मामलों में थोड़ी अस्पष्टता जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर जापान में कंसेंट की उम्र 13 साल है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में कंसेंट की उम्र है 18 साल। भारत में 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, चाहे वो व्यक्ति कंसेंट दे या ना दे। ये कानून बच्चों की सुरक्षा और यौन शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है। इसका उल्लंघन एक गंभीर अपराध है और भारतीय कानून ऐसे मामलों में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। नंबर 2, फर्स्ट कजिन भाई बहन से शादी लीगल। जापान में अपने फर्स्ट कजिन से शादी करना कानूनी है। जापान में यह कानून मेजी पीरियड के समय ईयर 1898 पास हुआ था। जापान में इसके लिए एक शब्द भी है, इटोकोकोन। जापान में कई मशहूर लोगों ने अपने फर्स्ट कजिन से शादी की है। उदाहरण के लिए जापान के 56वें प्रधानमंत्री, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दादा थे, उन्होंने अपनी फर्स्ट कजिन से शादी की थी। इस कानून का एक कारण यह था कि परिवार अपनी संपत्ति को परिवार के अंदर ही रखें, और यह आज तक चला आ रहा है। इंडिया में फर्स्ट कजिन से शादी करना आमतौर पर गैर कानूनी है। कुछ समुदायों या धार्मिक प्रथाओं में, खासकर दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन ये अपवाद हैं और अक्सर इन्हें कानूनी मान्यता नहीं मिलती। हिंदू पर्सनल लॉ, जो भारत की अधिकांश आबादी पर लागू होता है, सपिंडा रिश्तेदारों के बीच शादी को मना करता है, जिसमें फर्स्ट कजिन भी शामिल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो आबादी के एक बड़े हिस्से पर लागू होता है, भी आमतौर पर ऐसी शादियों को मना करता है। नंबर 3, सच बोलने पर भी मानहानि का केस। जापान में अगर आप किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी पब्लिक इमेज को, तो आप पर मानहानि का मुकदमा हो सकता है, भले ही आपके बयान सच हों। यह सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं इंडिया से हूं और आदि और हम मानहानि को झूठे बयान समझते हैं। लेकिन जापान में किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना या किसी कंपनी की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाना कानून द्वारा संरक्षित है, भले ही बयान सच हों। उदाहरण के लिए, अपने कोवर्कर्स या जनता को यह बताना कि आपके मैरिड बॉस का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, भले ही यह पूरी तरह सच हो, जापान में मानहानि माना जाएगा। इसका एक उदाहरण सेक्सुअल हरासमेंट की घटना है, जो एक मैगजीन द्वारा अनोनिमस रिपोर्ट के रूप में बिना आरोपी के असली नाम बताए रिपोर्ट की गई थी। अदालत ने फिर भी अक्यूज्ड के लिए कॉम्पेंसेशन दिया, क्योंकि यह माना गया था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखते हुए अक्यूज्ड की पहचान की जा सकती है, और मानहानि के नुकसान के लिए कुल 4 मिलियन येन हुए। भारत में मानहानि का कानून तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे बयान को बनाता या प्रकाशित करता है जो किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। यह शब्दों, संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जा सकता है। कानून का उद्देश्य व्यक्तियों को उनके चरित्र और समुदाय में उनकी स्थिति पर झूठे और दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाना है। नोट करें, झूठे आरोपों पर ही यह कानून लागू होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ चौंकाने वाले कानून जो जापान में लीगल हैं लेकिन इंडिया में इलीगल। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा।